Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are absolutely fine. Welcome to my YouTube channel Learning with Rifa Jahan. As you all know that we are discussing chapter number 4, the cell of class first year part 1. So today the topic of our discussion is endoplasmic reticulum. So we will discuss endoplasmic reticulum in detail inshallah in this lecture video. So let's move on to our main slide. This is the main slide of our today's lecture video. बेटा आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है. आप इस टर्म से पहले ही फेमिलियर होंगे क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा हुआ है. सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ कि आज की लेक्चर वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह पढ़ना है और फिर उसके बाद हम इन स्लाइड्स को रीड आउट करेंगे ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए. बेटा अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस टॉपिक के रिलेटेड तो हमने आज जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट सिस्टर्नी है और फिर सिस्टर्नी स्पेस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ड्रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका क्या स्ट्रक्चर डिफरेंस है वो देखेंगे. बेटा उसके साथ साथ आज की लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं. फिर उसके बाद लास्टली हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं सेल में मौजूद होने के बाद. चलिए रीड आउट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा ये मेम्ब्रेनल चैनल इनको बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये जी नेटवर्क होता है चैनल्स का. और बेटा अगर हम मैं आपको इस टॉपिक का जो नाम है ना अगर मैं उससे थोड़ा सा आपको आइडिया दूं तो एंडो मीन बेटा एंडो कहते हैं इनसाइड और प्लाज्मिक मीन्स के आपको पता है कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं तो इसको इनसाइड साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम बेटा बोलते हैं नेटवर्क को. तो मतलब कि ये कुछ ऐसा नेटवर्क है, ये ऐसा चैनल है बेटा जो इनसाइड द साइटोप्लाज्म मौजूद होता है. आपको नाम से ही जो है वो इसका आइडिया हो गया होगा कि एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म और आपको पता है रेटिकुलम मीन नेटवर्क ऑफ चैनल्स. क्लियर है. चलें जी हम रीड आउट करते हैं पहला अपना पॉइंट और वो है कि बेटा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इस स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर एज नेटवर्क ऑफ चैनल्स. बेटा जब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको वहाँ जो है वो आइडिया होगा कि ये काफ़ी सारे जो है वो जाल होता है. नेटवर्क कहते हैं जाल होता है, चैनल्स का मीन ट्यूब लाइक ये जाल होता है, डिफरेंट ये ट्यूबुलर आप कह सकते हैं जाल होता है. ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा गया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि दिस नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज कॉन्टिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अपीयर टू बी इन कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कहते हैं कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इतना एलोंगेटेड होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है बेटा उसके साथ अटैच होने के साथ साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी जो है वो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक की जो है वो डिवीजन में इतना ये जो है वो डिवाइड होते हैं कि ये यहाँ से लेकर वहाँ तक हमें स्ट्रक्चर वाइज नज़र आते हैं. उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है कि दीज मेम्ब्रेन्स वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल. बेटा अब इनका जो जाल है या जो आप कह सकते हैं इनका जो मेम्ब्रेन है ये वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ होता है एक सेल का दूसरे सेल से. कि मतलब अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आप नेटवर्क ऑफ चैनल्स देखोगे वो सेल टू सेल बेटा स्ट्रक्चर वाइज वेरी करता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बताने वाला. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा कि द मटेरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी. बेटा अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूं. सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टर्नी क्या होती है और यहाँ जो समझने वाली बात है वो है कि मटीरियल क्या है. वो कहते हैं कि द मटीरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल. अब चैनल्स तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा ये ट्यूबुलर नेटवर्क होता है और बेटा ट्यूब लाइक मैंने कहा कि ये नेटवर्क होता है. तो कहते हैं कि मटेरियल मतलब इनके अंदर इन ट्यूब्स के अंदर मटेरियल फिल होता है और वो मटेरियल कहते हैं सेपरेट होता है, सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल. अब आपको पता है साइटोप्लाज्म मैंने जो है इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में आपको साइटोप्लाज्म पढ़ाया तो उसमें आपने जब साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बात की तो हमने साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखी. तो कहते हैं कि ये जो चैनल है इनके अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है वो मटेरियल
मटेरियल जो है वो मिक्सअप नहीं होता। और वो मटेरियल किससे मिक्सअप नहीं होता? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से मिक्सअप नहीं होता। अब वो क्यों नहीं मिक्सअप होता बेटा? क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर में ट्यूबुलर मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उस ट्यूबुलर मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी क्लियर हो गया कि वो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होती है और इसका काम ये होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो चैनल के अंदर मौजूद जो डिफरेंट चैनल्स के अंदर मौजूद मटेरियल है, वो उसको साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के साथ मिक्सअप नहीं होने देता। मजीद जो मैं आपको इसको नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी डायग्राम बताऊंगी तो आपको मजीद क्लियर होगा। बेटा ये डायग्राम है और डायग्राम्स जो है वो स्लाइड में ऐड करने का मकसद यही होता है कि जो मैंने बातें वर्बल बताई वो आपको आइडिया मजीद जो है वो डायग्रामेटिकली वो सारी टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाए। बेटा ये मैंने आपको पहले बताया। अब वो जो मैंने पीछे जो स्लाइड में जब मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर किया या मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिए वो ये सारी डायग्राम में मैं दोबारा रिवाइज करूँगी और आपको क्लियर भी हो जाएगा। बेटा अब ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर जो है वो आपको पता है ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो है वो अटैचमेंट दिखाई गई। मैंने आपको जब पहला पॉइंट बताया था तो मैंने कहा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली आप देख सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या आप कह सकते हैं चैनल है, ये डिफरेंट चैनल्स देख सकते हैं आप। और कह रहे हैं कि ये यहाँ अटैचमेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। और उसके साथ मैंने कहा था कि सपोज करें कि यहाँ अगर मैं ये जो रेडिश आपको लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ तो आप सोचें कि ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने ड्रॉ की। तो कहते हैं कि इसकी जो अटैचमेंट है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो है वो ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और इसके साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये ट्यूबुलर जो है वो चैनल्स होती हैं और इसके अंदर जो है ये जो आपको होलो स्पेस नज़र आ रही है, ये जो होलो स्पेस है इसके अंदर जो है वो चैनल्स का मटेरियल होता है। जो मटेरियल जो है वो यहाँ आपको पता है जाहिर है साइटोप्लाज्म है क्योंकि ये एक ऑर्गेनेली है और ये साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रही है। तो कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है बेटा जो यहाँ मौजूद होता है वो इस चैनल के अंदर मौजूद मटेरियल से मिक्सअप नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक मेम्ब्रेन होती है जो कि मेम्ब्रेन सेपरेट करती है इन दोनों मटेरियल्स को और उस मेम्ब्रेन को बेटा हमने कहा था कि वो सिस्टर्नी कहते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये जो मेम्ब्रेन है या ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। क्लियर हो गया? सिस्टर्नी क्या होगी कि ये ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को इनसाइड द जो आपको चैनल के अंदर के जो मटेरियल है उससे सेपरेट करती है। सिस्टर्नी क्लियर हो गया, सिस्टर्नी स्पेस क्लियर हो गया। अब बेटा एक और टर्म जो है वो मैं यहाँ बता दूँ ताकि हम जब आगे रीड आउट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा दो इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी टाइप्स है। नंबर 1 SER जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं और बेटा RER जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। बेटा ये इसका मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो बहुत ही आसान डिफरेंस है, आपने पहले भी समझा हुआ है। बेटा अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें ना, ये स्ट्रक्चर जिसमें कोई येलोश जो है वो ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा, ये येलोश आप चीज़ें अटैच नहीं देख सकते, सिंपल है बेटा, बिल्कुल क्लियर चैनल्स हैं जिसमें किसी चीज़ की अटैचमेंट नहीं नज़र आ रही। इसकी मतलब कि इस किस्म के जो स्ट्रक्चर है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये स्मूथ है, में किसी किस्म की जो है वो अटैचमेंट नहीं देखी गई। और वो अटैचमेंट कहते हैं राइबोसोम्स। ये आप देख सकते हैं येलोइश जो आपको ऊपर जो है वो अटैचमेंट नजर आई है उसको उन्होंने यहाँ मेंशन किया कि वो राइबोसोम्स है। तो बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप होती है जिसमें कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप है जिसमें राइबोसोम जो है वो अटैच हुए होते हैं और उनको रफ अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये देख सकते हैं आप येलोइश राइबोसोम्स अटैच हुए दिखाए गए हैं और ये रफ अपीयरेंस दे रहे हैं और ये बड़ी स्मूथ अपीयरेंस है, इसीलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आई होप आपको डायग्राम भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी और आपको जो प्रीवियस नॉलेज मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेयर किया वो भी आपके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें हमने टाइप्स ही देखनी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा जिसमें राइबोसोम जो है वो मौजूद होते हैं, हैविंग राइबोसोम्स मतलब अटैच होते हैं, इसलिए उनको रफ अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ में विदाउट राइबोसोम जिसका मतलब कि राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, स्मूथ अपीयरेंस देते हैं, उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट बेटा मूव ऑन करते हैं और हमने आज जो है वो देखना है कि हमने इनके फंक्शंस देखने हैं। बेटा सेल ऑर्गेनेलिज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा जब मैं सेल ऑर्गेनेलिज का जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उनकी कंपोजिशन की बात करेंगे और लास्टली जाहिर है हम
उनके फंक्शंस की बात करेंगे कि अगर ये ऑर्गेनाइज सेल में मौजूद है तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, चलिए जी, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो बेटा मैं कुछ आपको पहले इस पॉइंट का कुछ जो है वो मजीद पॉइंट्स क्लियर कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर हम इनको रीड आउट करेंगे। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन ये होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ये जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जितनी भी आपको पता है ये वेरी करती है और ये लाई कर रही होती है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। फिर आपको पता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में भी हेल्प करती है। अब हमने जब रफ एंडोप्लाज्म पढ़ा उसमें हमने राइबोसोम्स की अटैचमेंट पढ़ी, राइबोसोम का अपने फंक्शन पहले भी पढ़ा होगा कि उसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन होगा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। बेटा उसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड आ जाता है इसमें, साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन आ जाती है इसमें, और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स की प्रोडक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है। इसके अलावा हम देखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है और पॉइजन है, ये इनका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फंक्शन है। उसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आइडिया हो गया, मैं वन बाय वन आपके साथ रीड भी करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि है क्या। तो मैकेनिकल सपोर्ट की बात करेंगे, कहते हैं कि ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेचर, बेटा ट्यूबुलर है ना, बड़ी फ्लेक्सिबल होते हैं ये नेचर में, तो कहते हैं ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एबिलिटी टू एक्सटेंड इनटू साइटोप्लाज्म प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। कहते हैं कि क्योंकि ये स्प्रेड हो रही होती, फैली होती है, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये फैली होती है, जिसकी वजह से ये उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये ऑर्गेनाइज सेल के अंदर मौजूद होने के बाद। नेक्स्ट बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब SER आपको क्लियर हो गया होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करवाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करवाता है, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम एक पार्ट ऑफ द सेल, वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल, मतलब एक ही सेल के अंदर मौजूद होते हुए मटेरियल की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवा रहे होते हैं। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो स्मूथ का हमने फंक्शन देखा। अब हम देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या, मैंने आपको बता दिया क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में बेटा राइबोसोम मौजूद होते हैं। राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यही होता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होता है, तो इनडायरेक्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है कि ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करवाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा इसका पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, बेटा ये प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। द प्रोटीन इज ईदर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने राइबोसोम्स के हेल्प से जो प्रोटीन बनानी होती है, तो कहते हैं कि ये ना सिर्फ उस प्रोटीन को साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर करते हैं, जब हमने पीछे बात की थी कि साइटोप्लाज्म में जो वो स्टोर हाउस है, हमने कहा था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स हैं उनको ये वाइटल केमिकल्स को स्टोर करती हैं। वो वाइटल केमिकल डिफरेंट ऑर्गेनाइज से भी जो है वो आ सकते हैं, जैसे हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है देखा कि वो प्रोटीन जो है वो देते हैं साइटोप्लाज्म में और वो स्टोर कर लेते हैं, और कहते हैं और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दी चैनल्स के, इन चैनल्स के थ्रू ये फिर वो सेल के बाहर भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। तो यही बात आ जाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो प्रोटीन की जो है वो ट्रांसपोर्ट भी करवाती है। उसके साथ साथ हम जो है वो आज की लेक्चर वीडियो की लास्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं और उसमें ये देखेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड भी करवाता है। तो ये किसका काम है बेटा, स्मूथ है, डिफरेंट है ना टाइप्स, दो डिफरेंट टाइप्स है ना, उन दो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो हमने देखना है। तो कहते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है कि इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स के, लिपिड की मेटाबॉलिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। उसके साथ साथ साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन्स, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीइंग द साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी द प्राइमरी साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन। कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स की कंसीडर की जाती है कि ये बहुत ही प्राइमरी साइट होती है ताकि न्यू जो है वो मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट हो सके या जो है वो वहाँ से बन सके। तो यही बात है कि ये इसमें रोल में आ जाता है कि ये जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन्स भी होती है, कि न्यू मेम्ब्रेन्स की जो है वो जनरेशन यहाँ से होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन, जैसा कि आपको पता है कि ये रोल है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो
प्रोड्यूस करता है बहुत सारे हार्मोन, जैसा कि आप देख सकते हैं जो सेक्स हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं, ये जो दोनों हार्मोन है इनकी सिक्रीशन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर मैं आपकी बुक के अलावा या इन नोट्स के अलावा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया उसके अलावा बेटा इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन करते हैं। अब आपको पता है ये फंक्शन कौन करता है बेटा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका एक और फंक्शन बताती हूँ कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। वो सारे ड्रग्स या पॉइजन अगर आपने ले लिए तो उसके अंदर ये मोस्टली ये लिवर सेल में जो है वो लिवर सेल में जो है वो ये हो रही होती है डिटॉक्सिफिकेशन। और कैसे हो रही होती है बेटा, ये OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करवाते हैं। जब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है उस पॉइजन में या ड्रग में तो क्या होता है बेटा, वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। जब वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं तो बेटा वो सोल्यूबल होने के बाद हल हो जाते हैं और फिर वो इजीली बॉडी से एलिमिनेट हो सकते हैं। तो यही वजह है कि जो ड्रग्स हैं या पॉइजन है, जहरीली मादा, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा लास्ट जो इसका मेन पॉइंट या रोल हमने डिस्कस करना है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब आपको पता है नर्व इम्पल्स का तो पता ही है आपको कि क्या होते हैं, जो जनरेट होती हैं और जो है वो सिग्नल्स ट्रांसफर करती हैं ब्रेन टू द बॉडी या फिर बॉडी से ब्रेन तक। तो इन सम सेल्स, कुछ सेल्स में वो कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। कुछ सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा, वो नर्व इम्पल्स की या फिर आप कह सकते हैं इम्पल्सेस की जो है वो ट्रांसमिशन का भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि अब आपको पता है कि जी मसल सेल्स हो गया, उसके अलावा नर्व सेल्स हो गया, तो ये इन दोनों सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस की। क्लियर हो गया? आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेट मी जो है वो क्विकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू या रिव्यू दे दूं आज की होल लेक्चर का। तो वो ये था कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, उसमें हमने देखा कि जी बेटा ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का या चैनल्स होते हैं। उसमें हमने साइटोप्लाज्म की जो है वो मटेरियल की सेपरेशन देखी फ्रॉम द चैनल मटेरियल, तो उसमें जो मेम्ब्रेन रोल प्ले कर रही थी उसको हमने सिस्टर्नी बोला। उसके बाद हमने इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स देखी जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। और फिर स्मूथ में हमने कहा कि विदाउट राइबोसोम और रफ में जो है वो विद राइबोसोम अटैचमेंट के साथ होता है इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने इसका रोल प्ले जो है वो इंपॉर्टेंट रोल देखा जिसमें मैकेनिकल सपोर्ट आ जाती है, ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल देखा। हमने देखा कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, न्यू मेम्ब्रेन की जो है वो जनरेशन की साइड बनती है। फिर हमने प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स देखा, हमने लास्ट पे देखा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, उसके साथ साथ हमने देखा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और पॉइजन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।